बलरामपुर गांव में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा और 10 साल के बेटे गोपाल के साथ रहा करता था। श्याम के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो खेती करके अपना घर चलाता था। श्याम गांव का सबसे ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति था। गोपाल बेटा, सुबह के 8 बज चुके हैं, खेतों पर जाने का समय हो गया है। अपनी माँ से खाना लाने को बोलो। वैसे तुम्हारी माँ ने आज खाने में क्या बनाया है? पिताजी, माँ ने आज बैगन आलू की सब्जी बनाई है। अरे वाह, आज तो मेरे मनपसंद का खाना बना है। तुम्हारी माँ तो मेरे लिए हमेशा ही अच्छा खाना बनाती है। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। बैगन आलू के साथ टमाटर की चटनी भी बनाई है। और आपको पता है, अपना गोपाल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। स्कूल से फोन आया था, गोपाल के इस बार भी सबसे अच्छे नंबर आए हैं। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। बेटा, ऐसे ही पढ़ाई करो और बड़े होकर एक बड़े से अधिकारी बनकर हमारा सपना पूरा कर देना। ठीक है पिताजी, वैसे स्कूल में मेरे सभी दोस्तों के पास नए नए कपड़े हैं। क्या इस साल आप मुझे नए कपड़े दिलवा दोगे? बेटा, अगर इस साल अपनी फसल अच्छी आई तो मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगा। और अभी तो मुझे तुम्हारे स्कूल की फीस भी जमा करनी है। श्याम जी, आप फसल की चिंता मत कीजिए। आप खेतों में जितनी मेहनत करते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फसल बहुत अच्छी आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा, ठीक बातें तो होती ही रहेंगी। मुझे खाना लगा दो, खेतों पर भी जाना है। फिर श्याम खाना खाने के बाद खेतों के लिए निकल जाता है। श्याम खेतों पर पहुंचकर काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। इस बार श्याम के खेतों में मोती की तरह चमकदार फसल आती है, जिसे देखने के लिए श्याम और राधा खेतों पर जाते हैं। अरे वाह राधा, तुमने सही कहा था। इस बार भगवान की कृपा से हमारी फसल गांव में सबसे अच्छी आई है। इस बार तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, गोपाल नए कपड़े मांग रहा था। उसको इस बार 2 जोड़ी दिलवा देंगे और इकट्ठा कई महीनों के लिए राशन भी भर लेंगे। भगवान करे हमारी ऐसी ही हर बार फसल आए। राधा, हम दोनों कल से ही फसल की कटाई में लग जाएंगे। इस बार काफी ज्यादा फसल हुई है, काटने में भी काफी समय लगेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गांव के सबसे धनी सेठ लाला आ जाते हैं। अरे श्याम, गांव वाले कह रहे थे कि इस बार श्याम की फसल सबसे अच्छी आई है और यहाँ आकर तो सच में मोतियों की तरह चमकदार दिख रही है। श्याम, इस बार तुम अपनी पूरी फसल मुझे बेच तो बताओ, क्या कीमत लोग अपनी फसल की? मुझे क्षमा कीजिए सेठ जी, मैं आपको अपनी फसल नहीं बेच सकता। ये सारी फसल मुझे मुखिया जी को बेचनी है। उनसे मेरी बहुत पहले ही बात हो गई थी, इसीलिए मैं आपको फसल नहीं बेच सकता। देखो श्याम, अगर तुम मुझे फसल बेचोगे तो मैं तुम्हें मुखिया जी से ज्यादा कीमत दूंगा। ऊपर से मैं तुम्हें अभी सारे पैसे दे सकता हूँ। बताओ कितने पैसे दूं? सेठ जी, वो बात ऐसी है, जब पिछले साल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, जब मैंने ऑपरेशन करवाने के लिए मुखिया जी से बहुत सारा पैसा ब्याज पर उधार लिया था, इसीलिए मुखिया जी ने कहा था कि इस बार की सारी फसल मुझे ही देना। तो सेठ जी, मैं अपनी फसल मुखिया जी को ही दूंगा। मेरा कर्ज भी चूक जाएगा और जो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे उनसे मेरा घर भी चल जाएगा। बस यही कारण है कि मैं आपको फसल नहीं बेच सकता। अरे तो मैंने तुमसे पहले कहा तो था, मैं तुम्हें मुखिया जी से ज्यादा कीमत दूंगा। तुम उन्हीं से अपना कर्ज चुका लेना। अभी मुझे फसल की बहुत जरूरत है, मुझे अपने मित्र को देनी है। श्याम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मुझे पसंद आज के आज नहीं मिली तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा कीमत देने को भी तैयार हूं। नहीं सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको फसल नहीं दे सकता। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो मुखिया जी ने मुझे तुरंत दे दिए थे। अब ऐसे में मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। और आप याद कीजिए सेठ जी, मैं आपके पास भी पैसे मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने साफ साफ मना कर दिया था। और जब मैं मुखिया जी के पास गया तो उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारा बेटा वैसा ही मेरा बेटा, और तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसे दे दिए थे। तो मैं उन्हें अचानक फसल बेचने से मना नहीं कर सकता। श्याम की बातें सुनकर लाला सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये गरीब भी अब मेरी बराबरी करेंगे।
मैंने इसे पैसे देने से मना किया था, तो ये मुझे फसल देने से मना करेगा। आज से पहले पूरे गांव में मुझे किसी ने भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया था, लेकिन इसने बार बार मेरे सामने ही मेरी बदनामी की है। बेटा, अब तुझे मुझसे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हो? कहीं आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और कहीं से फसल ले लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर लाला सेठ बाहर से चला जाता है और श्याम भी अपने घर के लिए निकल जाता है। माँ, पिताजी, ये देखो, मेरे विद्यालय में आज मेरा टेस्ट हुआ था और उसमें 10 में से पूरे 10 नंबर आए हैं। गोपाल को पढ़ाई में इतना होशियार देख वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वही श्याम की बातें लाला के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी और वो उसी रात हाथ में आग की मसाल लेकर श्याम के खेतों में जाता है और उसकी पूरी फसल में आग लगा देता है। अब ये सारी फसल कुछ ही देर में जलकर राख हो जाएगी। फिर देखता हूँ ये गरीब कहीं का मुखिया को क्या बेचेगा और अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। अब इसे पता चलेगा कि लाला सेठ क्या चीज है। फिर अगले दिन सुबह होने पर वो दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए अपने खेतों पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन खेतों पर जाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल जल कैसे गई? आखिर इसमें किसने आग लगा दी? राधा, हम बर्बाद हो गई। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारा क्या होगा? मैं मुखिया जी से क्या कहूँगा? उनका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? और तो और अपना घर अब कैसे चलेगा? हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। श्याम जी, कल तक तो हमारी फसल है ठीक थी, तो रात में किसने आग लगा दी? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब तो हम एक एक फूटी कौड़ी को भी तरस जाएंगे। मुझे तो अभी सबसे ज्यादा चिंता मुखिया जी की है। हमने आज फसल काट कर उन्हें देनी थी। अब क्या होगा? मैं मुखिया जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में तो काम करना ही बंद कर दिया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप सबसे पहले मुखिया जी के घर जाइए और उनको बताइए हमारी फसल रातों रात किसी ने जला दी है। मुखिया जी बहुत अच्छी हैं। हो सकता है कि वो कर्ज चुकाने के लिए हमें थोड़े और दोनों का समय दे दे। राधा की बात मानकर श्याम सीधे मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया जी के घर जाकर उन्हें सारी बातें बता देता है। देखो श्याम, पूरा 1 साल हो गया है जब मैंने तुम्हें कर्ज दिया था। मैंने इतने महीनों में तुमसे कभी भी कर्जा नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता था जब तुम्हारी फसल आएगी तो तुम मुझे फसल बेचकर कर्जा चुका दोगे। तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फसल रहे या ना रहे, मुझे बस मेरा कर्जा चाहिए। शाम तक मेरा पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका देना नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे मुखिया जी, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मेरी फसल के साथ साथ मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे पास घर चलाने तक के पैसे नहीं है, तो मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अच्छा तो ठीक है, अब से तुम्हारा खेत मेरा हुआ। अब कभी भी उस खेत में जाने की कोशिश मत कर देना। अब वो तुम्हारा नहीं रहा। मुझे पता है कि जब इतने सालों में तुम मेरा कर्जा नहीं चुका पाए तो तुम मेरा कर्जा कभी नहीं चुका पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारा खेत ही ले लेता हूँ। कृपया करके मुखिया जी ऐसा मत कीजिए। मेरा खेत ही मेरी कमाई का रास्ता है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। जब अगली बार फसल आएगी तो मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी। चुपचाप चले जाओ। यहाँ से मुझे और भी बहुत काम है। अपने खेतों को भूल जाओ। जल्दी से निकलो मेरे घर से। मुखिया जी की ऐसी बातें सुनकर श्याम बहुत दुखी हो जाता है और सीधे अपने घर पर चला जाता है। मुकेश भाई, मुझे थोड़ी दाल चावल और आटा दे दो। मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे दे दूंगा। अरे श्याम भाई, तुम्हारी तो फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है, उसके बाद भी तुम उधार सामान खरीद रहे हो। मुकेश भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता नहीं किसी में मेरी पूरी फसल में आग लगा दी है। सबकी सब फसल जलकर राख हो चुकी है। ऊपर से मैंने मुखिया जी से कर्ज लिया था। सोचा था कि फसल बेचकर चुका दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसी कारण मुखिया जी ने मेरा खेत भी अपने नाम कर लिया है। भाई, अब मेरे घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। क्या बताओ भाई, बड़ी समस्या में फंसा हूँ। अब पता नहीं मुझे कहाँ और क्या काम मिलेगा। एक तो मुझे खेती के अलावा दूसरा और कोई काम आता भी नहीं है। पहले मैं छोटा था तो पिताजी के साथ खेती करता था और बड़ा होकर अपने आप से खेती करने लगा। इसीलिए मैंने कभी भी खेती के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं है।
पता नहीं मेरा क्या होगा। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, अपने पड़ोसी गांव कृष्णापुर में जाओ। मैंने सुना है वहां के जमींदार जी हरिशंकर बहुत दयालु है। वो तुम्हें जरूर अपने खेतों में काम दे देंगे। क्या मुकेश भाई, आप सच कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं अभी अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ। फिर श्याम राशन लेकर सीधे अपने घर चला जाता है और राधा को सारी बातें बता देता है। अच्छा ठीक है राधा, अब मैं 1 महीने बाद आऊंगा। तब तक अगर तुम्हें राशन की जरूरत पड़े तो तुम मुकेश भैया की दुकान से ले आना। मैं आकर उनका सारा पैसा चुका दूंगा। चलते चलते शाम हो जाती है और श्याम कृष्णपुर गांव पहुंच जाता है। भैया, मैं इस गांव में नया आया हूँ। यहाँ पर जमींदार जी का घर कौन सा है? अरे भाई, वो देखो सामने जो बड़ी सी हवेली दिखाई दे रही है, वही हवेली जमींदार जी की है। फिर श्याम जल्दी से जमींदार जी की हवेली में चला जाता है। राम राम जमींदार जी। जमींदार जी, मेरा नाम श्याम है और मैं आपके पड़ोसी गांव बलरामपुर से आया हूँ। मैं आपसे आपके खेतों में काम मांगने के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मुझे अपने खेतों में काम दे दीजिए। श्याम, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम पहले कहाँ और क्या काम करते थे और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। श्याम जमींदार जी को सारी आप बीती सुना डालता है कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई, कैसे मुखिया जी ने उसका खेत छीन लिया। श्याम की बातें सुनकर जमींदार जी को तरस आ जाता है और वो कहते हैं, श्याम, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। अब तुम चिंता मत करो। ये मेरा नौकर बिरजू है, ये मेरे खेतों में काम करता है। तुम कल से इसी के साथ जाकर मेरे खेतों में काम करना शुरू कर देना। अभी शाम हो चुकी है, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे। खाना पीना खाकर सो जाओ, कल सुबह से लग जाना काम पर। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना था कि आप बहुत दयालु हो, अब अपनी आंखों से देख भी लिया। भगवान आपको सदा खुशी रखे। फिर जमींदार जी शाम को खाना खाने के लिए देती है और खाना खाने के बाद श्याम सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही श्याम बिरजू के साथ जमींदार जी के खेतों पर जाता है और दोनों लोग खेतों पर काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर काम करने के बाद बिरजू फावड़ा को साइड में रखकर बैठ जाता है। तो श्याम बिरजू से कहता है, क्या हुआ बिरजू भाई? अभी तो हमें काम करते करते केवल 10 मिनट ही हुए हैं और आप इतने जल्दी क्यों बैठ गए? भाई, मेरी मानो तो तुम ही बैठ जाओ। आराम आराम से काम करो, इतना जल्दी क्या है? कौन सा खेत अपने है? वैसे भी हम काम ज्यादा करें या कम, हमें पैसे तो उतने ही मिलनी है। मैं तो रोज ऐसा ही करता और तुम्हें पता है, जमींदार के गांव में बहुत से खेत, इसीलिए वो इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि कौन कितना काम करता है और कौन नहीं। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो जमींदार जी के साथ साफ साफ धोखा और बेईमानी हुई। देखो, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुमसे एक बार कहा ना मैंने कि मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ, तो तुम मुझे ईमानदारी का पाठ मत पढ़ाओ। तुम भी चुपचाप शांति से बैठ जाओ और थोड़ी देर में हम साथ में काम करेंगे और फिर थोड़ा आराम करेंगे और फिर काम पर लग जाएंगे। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसे काम चोरी करके पैसे कमाना नहीं चाहता। मैं अब तक कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है और ना ही कभी करूंगा। मैं तुमसे भी कहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो। अगर जमींदार जी की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है तो हमें उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऊपर से ये जमींदार जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे एक बार में ही काम दे दिया। मैं तो उनके साथ सपने में भी धोखा नहीं कर सकता। तुम एक बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें जो करना है वो करो। मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगा, लेकिन तुम जमींदार जी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब बिरजू श्याम को धमका रहा था तो उन दोनों की बातें जमींदार जी दूर से खड़े होकर बड़ी गौर से सुन रहे थे। फिर जमींदार जी उनके पास आते हैं। बिरजू और श्याम, मैंने तुम दोनों की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। श्याम, तुम सच में बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसे लोग मेरे पास शायद ही कोई हो। श्याम, तुम्हें पता है, मेरे पास जो भी काम मांगने आता है मैं कभी भी किसी को भी मना नहीं करता हूँ।
लेकिन वो लोग हमेशा ही मेरे साथ धोखाधड़ी या आलसपान करके काम करते हैं। इसीलिए मैंने ही बिरजू से कहा था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करे और तुमसे ऐसा कहे ताकि पता चल सके कि तुम सच में ईमानदार हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार की परीक्षा ली। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। श्याम, तुम एक काम करो, अपने परिवार को इसी गांव में ले आओ। मैं तुम्हें रहने के लिए एक घर भी दे दूंगा और तुम्हारे बेटे का दाखिला अपने बेटे के स्कूल में करवाऊंगी, जो कि इस गांव का सबसे बड़ा स्कूल है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।